हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो यूनिट नंबर 5 हमारा लास्ट यूनिट है। और दोस्तों, ये संजीवनी बूटी मैराथन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वन शॉट हम लोग करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 5 को हम ई बुक से पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, यूनिट नंबर 5 को हम ई बुक से पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग संजीवनी बूटी खुद से पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। और ई बुक से मेरा जो पास्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको मैं कंपाइल कर दे रहा हूं, और यूनिट नंबर 5 आप लोग पढ़ लीजिए। मार्केटिंग चैनल मतलब क्या होता है? वही बचपन में जो आप सीखे थे, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, बस यही यही कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कर लीजिएगा। मैं बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं यूनिट नंबर 5 का, जो मैंने रेगुलर क्लास में लिया था। और इसको आप कर लीजिएगा, कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सुनिए, जो मैं करवा रहा हूं वो तो करिए। इसके बाद आप संजीवनी बूटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना, संजीवनी बूटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना। वापस से आप लोगों को बोल रहा हूं कि दो ही चीज करना है। दो ही चीज करना है। एक तो आप लोगों को ई बुक करना है। ई बुक को बस ओवरव्यू कीजिएगा। ओवरव्यू ओवरव्यू मतलब एक बार बस पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं पढ़ा दूंगा। एक संजीवनी बूटी, बस दो ही चीज करना है और आपका एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा दोस्तों। इतना आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। सेल्स मैनेजमेंट का आज हम लोग करने वाले हैं बेटा, यूनिट नंबर 5। आखिरी वाला यूनिट है, आखिरी वाला यूनिट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्यादा एकदम टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बाबू। टाइम वेस्ट करोगे तो एकदम पगला हो जाओगे। आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग चैनल्स। भैया, मार्केटिंग चैनल्स क्या होता है? दोस्तों, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो कि एक होता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, एक होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को अपना माल देता है, माल बेचता है। अब होलसेलर के पास से एकदम रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के पास से कस्टमर के पास जाता है। ये चीज तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना। एक होता है मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल देता है, होलसेलर रिटेलर को माल देता है, रिटेलर कस्टमर को माल देता है। तो ये जो चेन चल रहा है, ये जो रास्ता है, ये चेन, ये रास्ता को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स को हम लोग प्यार से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वापस बोलिए। मार्केटिंग चैनल्स को दोस्तों हम लोग प्यार से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल सकते हैं। आर द पाथवे थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कस्टमर। ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर के थ्रू फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है। इस रास्ते के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, सीधा सा बात है। तो दे इंक्लूड्स होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आजकल मार्केटिंग चैनल्स का हेल्प लेता है, ठीक है। आपको तो समझा ही दिए। जैसे मान लीजिए एक तो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक पहुंचा, होलसेलर तक रिटेलर, फिर रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचा, ठीक है। बात करेंगे नीड्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। क्यों चाहिए मार्केटिंग चैनल्स? क्या जरूरत है मार्केटिंग चैनल्स का? ऐसे भी तो काम चल रहा था, मार्केटिंग चैनल्स क्यों चाहिए? तो मार्केटिंग चैनल्स प्लेस ए क्रूशियल रोल इन द मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट रीच द राइट कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब देखिए, एक राइट सामान को राइट कस्टमर के पास पहुंचाना है, राइट प्लेस में पहुंचाना है, राइट टाइम में पहुंचाना है, उसके लिए आप लोगों को मार्केटिंग चैनल्स चाहिए। दोस्तों, आपको पता नहीं, बहुत सारे चीजों का डिमांड बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बों, बहुत सारे इलाकों में किया जाता होगा। अगर वो सामान उसके पास अवेलेबल रहता, उधर भी अवेलेबल रहता, तो वो लोग भी ऑर्डर करता। लेकिन कुछ कुछ सामान ऐसा है कि कुछ कुछ सामान सिर्फ शहर में मिलते हैं, गांव में नहीं मिलते हैं, कस्बों में नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना सामान को हर जगह अवेलेबल करवाओगे, तो वो सामान जो है बेटा, वो सामान राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा, वो सामान राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा, राइट कस्टमर्स तक पहुंचेगा, राइट प्लेस में पहुंचेगा, राइट टाइम पे पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इसके बाद ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। तो मार्केटिंग चैनल्स जो है ना बेटा, मार्केटिंग चैनल्स गैप को मेंटेन करता है। एक प्रोड्यूसर के थ्रू एक कस्टमर तक कैसे सामान जाएगा, वो गैप को मेंटेन करता है। मार्केटिंग चैनल्स वो गैप को मेंटेन करता है कि भैया, सबसे पहले एक प्रोड्यूसर रहेंगे, वो होलसेलर को देंगे, वो रिटेलर को देगा, और रिटेलर कस्टमर को देगा। तो ये जो गैप है ना, ये गैप को मेंटेन कौन करता है? ये गैप को मेंटेन करता है मार्केटिंग चैनल्स। प्रोड्यूसर मेक गुड्स बट दे आर ऑफन फ्रॉम द कस्टमर। मतलब एक मैन्युफैक्चरर तो सामान बना लेगा,
लेकिन कस्टमर से तो वो दूर है ना। कस्टमर को तो सामान नहीं बेच सकता, कैसे बेचेगा वो? सामान बेचने के लिए तो भैया होलसेलर का हेल्प लेना पड़ेगा, रिटेलर का हेल्प लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। मार्केटिंग चैनल्स जो है वो बेटा, वो गैप को मेंटेन करता है, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो गैप है वो गैप को मेंटेन करता है। दोस्तों, वाइड मार्केट रीच। वाइड मार्केट रीच का मतलब क्या होता है सर? वाइड मार्केट रीच का मतलब होता है एक मार्केटिंग चैनल्स जो है, एक मार्केटिंग चैनल्स की वजह से आप दूर दूर तक पहुंच सकते हो। आप गांव कस्बों हर जगह आप पहुंच सकते हो, अपने सामान को हर जगह आप पहुंचा सकते हो थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट। प्रोडक्ट कैन रीच मोर पीपल्स। आप पहले एक शहर में, एक छोटे से शहर में बेचते थे आप सामान, अब आप पूरा ऑल इंडिया में बेच रहे हो। किस हेल्प से? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स। मैं अगर आज ऑफलाइन पढ़ाता तो दो चार बच्चों में सिमट के रह जाता, लेकिन आज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? वेस्ट बंगाल के कोने कोने से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। एक बच्चा तो ऐसा भी था जो नेपाल का था, एक बच्चा तो ऐसा भी है जो भूटान का है और वो हमसे पढ़ रहा है। तो वाइड मार्केट रिच का मतलब क्या है होता है? अगर होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स का आप सहारा लेते हो तो अपने सामान को आप दूर दूर तक पहुंचा सकते हो, दूर दूर तक पहुंचा सकते हो। फिर तीसरा, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, डिलीवरिंग गुड्स क्विकली एंड सेफ्टी। मतलब ये मार्केटिंग चैनल्स की वजह से आप एक गुड्स को बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, उसको डिलीवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्विकली और एकदम सेफ्टी के साथ। फिर स्पेशलाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन। इंटरमीडिएटरीज लाइक होलसेलर और रिटेलर आर एक्सपर्ट्स इन सेलिंग्स, हैंडलिंग कस्टमर्स, स्टोरिंग गुड्स एक्सेट्रा। अगर आप होलसेलर और रिटेलर को काम सौंप दोगे तो वो लोग अच्छे तरीके से बेच देगा सामान को, अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल करेगा, अच्छे तरीके से वो गुड्स को स्टोर करेगा। तो मैन्युफैक्चर का काम होता है गुड्स को बनाना, लेकिन मैन्युफैक्चर बेच नहीं सकता गुड्स को। बेचने के लिए कौन आएगा? बेचने के लिए आएगा होलसेलर या तो रिटेलर। उन लोगों को जितना बेचना आता है वो मैन्युफैक्चर को नहीं आता। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। इट वुड बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर प्रोड्यूसर टू सेल डायरेक्टली टू ईच कस्टमर। अगर प्रोड्यूसर एक एक कस्टमर को खोज खोज के निकाले और उसको बेचे, तब तो भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाएगा। इसीलिए होलसेलर क्या करता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है? होलसेलर को खोजता है, रिटेलर को खोजता है। ठीक है। इसके बाद ये चैनल रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से आपका खर्चा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। आपका खर्चा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। ठीक है। इसके बाद कस्टमर कन्वीनियंस। कस्टमर भी खुश रहते हैं, अपने आसपास के दुकान से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने बुक्स को हर एक स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल करवा दूं, हर एक स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल करवा दूं, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आसपास के स्टेशनरी शॉप में जाएंगे और बुक्स को ले लेंगे। तो कस्टमर का भी सुविधा होता है इसमें कि कस्टमर को ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर कहीं से भी मंगवा सकता है, कहीं से भी जाके ले सकता है, खुद से भी अपने आसपास के दुकान से जाके ले सकता है। अगर आपको मैगी चाहिए हो, आज के दिन दोस्तों अगर आपको मैगी चाहिए हो तो आपके आसपास के दुकान में मिल जाते हैं मैगी। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? पहले उतना आसपास का दुकान में नहीं मिलता था, पहले दूर दूर जाना पड़ता था, तो कस्टमर का कन्वीनियंस पहले नहीं था। लेकिन आज कस्टमर खुशी खुशी मैगी अपने आसपास के दुकान से ले सकता है। तो गुड्स आर अवेलेबल लोकली एंड इजीली थ्रू शॉप्स और ऑनलाइन स्टोर्स, इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। इसके बाद रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज, अनसोल्ड गुड्स एंड थेफ्ट। अगर आपका गुड्स डैमेज हो जाए, अगर आपका गुड्स डैमेज हो जाता है, अगर आपका गुड्स अनसोल्ड रहता है, मतलब बिका विका नहीं, अगर आपका गुड्स चोरी हो जाता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बेटा एक रिटेलर लेता है, उसकी भी जिम्मेदारी एक होलसेलर लेता है कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप होलसेलर बोलता है, सुनो, एक होलसेलर बोलता है एक होलसेलर बोलता है कि आप हमें सामान सौंप दो, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी। गुड्स डैमेज होगा, अनसोल्ड स्टॉक होगा, या या गुड्स चोरी हो रहा है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है, आप हमें बेचो गुड्स को। एंड प्रमोशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो चैलेंज हेल्प एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एंड शेयरिंग प्रोडक्ट इन्फो विद द कस्टमर। मतलब सिंपल सा बात है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग चैनल्स होलसेलर या रिटेलर का यूज करे, तो होलसेलर या रिटेलर क्या करता है? एडवर्टाइज कराता है, गुड्स को डिस्प्ले कराता है, और कस्टमर को भी जानने को मिलता है। हर एक दुकान में जाते हो
तो मैगी को देखते हो तो आपको मैगी के बारे में पता चलता है कि नहीं? आपको एक आप एक दुकान गए, आपको एक बिस्किट दिखा तो बिस्किट के बारे में पता चला कि नहीं? सिंपल सा बात है। तो दे ऑल्सो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से भी फीडबैक वो लोग लेते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैनल। क्या क्या फंक्शंस है मार्केटिंग चैनल्स का? सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग। इंटरमीडिएट लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बाई प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर्स टू सेल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि होलसेलर और रिटेलर जो है, होलसेलर और रिटेलर जो है वो क्या करते हैं? वो करते हैं बाई। और मैन्युफैक्चरर क्या करता है बेटा? मैन्युफैक्चरर करता है सेल। यहाँ पे बोल रहा है होलसेलर या रिटेलर जो है वो बाई करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है? सेल करता है। मैन्युफैक्चरर बेचता है और होलसेलर या रिटेलर खरीदता है वो गुड्स को। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चैनल इंश्योर्ड प्रोडक्ट आर मूव फ्रॉम प्रोडक्शन साइट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अब अब मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने एक होलसेलर को बेच दिया, तो होलसेलर लोग क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे पहुंचाएगा, रिटेल स्टोर में जा जाके बेचेगा, रिटेल स्टोर में जा जाके बेचेगा, इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी इन गुड्स कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज इनका ये भी जिम्मेदारी होता है कि प्रॉपर वेयर हाउसिंग हो, प्रॉपर वेयर हाउसिंग हो। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वेयर हाउसिंग प्रॉपर हो। प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेज अंटिल दे आर नीडेड, प्रिवेंटिंग स्टॉक आउट्स एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी टू मीट डिमांड। सीधा सा बात है, होलसेलर लोग क्या करता है? होलसेलर लोग ना स्टोर करके रखता है, होलसेलर लोग स्टोर करके रखता है, गुड्स को स्टोर करके रखा। जैसे मैं ये कैलकुलेटर लगा, ये कैलकुलेटर को मैंने स्टोर करके रखा कि फ्यूचर में मेरा काम आएगा, फ्यूचर में मैं बेचूंगा, फ्यूचर में भी मैं बेचूंगा। जब इसका सीजन नहीं रहेगा तब अन सीजन में मैं बेचूंगा, इसलिए स्टोरेज करके भी रखता है होलसेलर का जिम्मेदारी। ठीक है, इसके बाद फिनेंसिंग। सम चैनल प्रोवाइड क्रेडिट और फाइनेंस टू रिटेलर और कस्टमर। कभी कभी मैन्युफैक्चरर क्या करता है ना, मैन्युफैक्चरर कभी कभी एक मैन्युफैक्चरर बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, सुन, हम तुझको अभी लोन पे ही दे रहे हैं, तू मेरे को बाद में पैसा दे दियो, तू लेके जा, तू बेच सामान को, तू बाद में पैसा दे दियो। कभी कभी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर बोलता है कि तू लेके जा, तू बेच सामान को, बाद में पैसा दे दियो, बाद में तू पैसा दे दियो। तो कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट भी आप प्रोवाइड करते हो। रिस्क बेयरिंग इंटरमीडिएटरीज जैसे होलसेलर, होलसेलर या रिटेलर को ना भैया रिस्क उठाना पड़ता है। होलसेलर या रिटेलर को ना गुड्स रिस्क उठाना पड़ता है, अनसोल्ड स्टॉक का, डैमेज स्टॉक का, ऑब्सोलेंस का। अगर एक गुड्स अनसोल्ड रहा, बिका विका नहीं, एक गुड्स डैमेज रहा, एक गुड्स ऑब्सोलेंस, उस सब का रिस्क उठाना पड़ता है होलसेलर और रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर तो अब रिस्क नहीं उठाने जाएगा, रिस्क उठाना पड़ता है। प्रमोशन, तो ये क्या करता है होलसेलर और रिटेलर, क्या करता है ना बेटा, ये प्रमोशन भी करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन भी करता है। जैसे कि ये फोन है, मान लो कि कोई रिटेलर फोन बेच रहा है अपने फोन दुकान में, तो ये प्रमोशन करेगा ना, ये फोन बहुत अच्छा है, ये फोन में ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, वो फीचर्स है, डिस्प्ले डिस्प्ले कराएगा। फोन का दुकान में जो जाते हो तो डिस्प्ले में देखते हो ना, कितना सारा फोन का मॉडल्स रहता है, दिखाता है आपको इस फोन में ये फीचर है, वो फीचर है। इससे क्या हो रहा है? इससे मैन्युफैक्चर का जो सामान है ना उसका प्रमोशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरर का जो सामान है उसका प्रमोशन हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नेगोशिएशंस भी होता है। इंटरमीडिएट नेगोशिएट प्राइसेस, डिलीवरी टर्म्स एंड अदर कंडीशंस। अब मैन्युफैक्चरर से ना होलसेलर लोग बोलता है कि कितना प्राइस में हमको देगा, तुम हमको कितना प्राइस में बेचेगा, नेगोशिएट करता है। आपका डिलीवरी टर्म क्या है, हमको कब तक डिलीवरी मिल जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी है या अभी पे करना पड़ेगा, लोन फोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सब कुछ पूछ के रखता है होलसेलर जो है ना बेटा, होलसेलर या रिटेलर, ये मैन्युफैक्चरर को सब कुछ पूछ के रखता है। Intermediaries negotiate prices, delivery terms and other conditions to ensure smooth transactions between producers and customers. इसके बाद कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस भी मिलता है। सिंपल सा बात है, अगर मान लो कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो गया, फ्रॉड हो गया, तो आफ्टर सेल सर्विस भी देना एक कर्तव्य है, आफ्टर सेल सर्विस भी देना एक कर्तव्य है। मार्केट इंफॉर्मेशन फ्लो, ये चैनल गैदर एंड पास टू द मार्केट डेटा सच एज कस्टमर प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर, हेल्पिंग प्रोड्यूसर एडजस्ट प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे मान लो कस्टमर सामान खरीदता है, जैसा कस्टमर सामान खरीदता है उस हिसाब से सामान बनाना भी तो पड़ता है। कस्टमर को पसंद है ऐसा पतला वाला पेन, हम मोटा वाला पेन बनाएंगे तो चलेगा क्या? कस्टमर को जैसा सामान पसंद है बेटा, जैसा बाइंग बिहेवियर है, जिस तरीके से वो खरीदता है उस तरीके से आप प्रोड्यूसर को बोलो कि इस तरीके से सामान बनाएगा तुम, वरना ये बिकता नहीं है।
इस तरीके से सामान बनाएगा, वरना ये बिकता नहीं है। इस तरीके से बोलो कस्टमर्स को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स इन मार्केटिंग चैनल। इतना हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या क्या पढ़े अभी? हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंस, नीड। नीड मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है, मार्केटिंग चैनल का मतलब पढ़ लिए, नीड पढ़ लिए, और फंक्शंस भी पढ़ लिए भैया, फंक्शंस भी पढ़ लिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन चार लेवल मिलेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जीरो लेवल। जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल। ये क्या होता है भैया? एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है सामान, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है तो जीरो लेवल चैनल बोलते हैं उसको। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जीरो लेवल चैनल मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट 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 प्रोड्यूसर ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर अपना कस्टमर को बेच देगा। जैसे बेटा आप समोसा के दुकान में जाते होगे, समोसा आप देखते होगे, जो समोसा बेच रहा है ना, जो समोसा बना रहा होता है वही बेच देता है, जो समोसा बना रहा होता है वही बेच देता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल। एक सिंगारा का दुकान में जाते होगे, जो समोसा बना रहा है वही पैक करके वही बेच देता है आपको। मतलब बीच बीच में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, बिचौलिया कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इन दिस चैनल द प्रोड्यूसर सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडियरीज का कोई भी दरकार नहीं पड़ता है, डायरेक्टली सेल कर देता है प्रोड्यूसर कस्टमर को, ठीक है। ठीक है ना। वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल मतलब क्या होता है? वन लेवल चैनल मतलब, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है। वन लेवल चैनल मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को सामान बेचता है, और होलसेलर आपको सामान बेचता है। होलसेलर सीधा कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और कस्टमर। होलसेलर या रिटेलर को सामान बेचता है, और होलसेलर या रिटेलर डायरेक्ट आपको सामान बेचता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन लेवल चैनल, ठीक है। तो द प्रोड्यूसर सेल्स टू द रिटेलर, who who then sells the product to the end customer। मतलब सीधा मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर एंड कस्टमर को बेच दिया, बात खत्म। ठीक है, जैसे एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर वाला रिटेल स्टोर में भेज दिया अपना सामान, और वो कस्टमर को बेच दिया, सीधा सा बात है। अब देखिए, अब बात करते हैं टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर रहता है, वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। मतलब यहाँ पे दो जन रहता है। एक मैन्युफैक्चरर रहता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। मतलब दो जन, दो ठो बिचौलिया रहता है यहाँ पे। इन दिस चैनल द प्रोड्यूसर सेल्स टू द होलसेलर, who then sells to the product to retailer, and the retailer finally sells to the customer। एंड यहाँ पे कितना इंटरमीडिएट रहता है? यहाँ पे दो इंटरमीडिएट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे थ्री लेवल चैनल्स। अब थ्री लेवल चैनल्स क्या होता है? थ्री लेवल चैनल्स देखिए जरा ध्यान से। एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनिए। एक एक आपका रहता है सर ये मैन्युफैक्चरर, वो एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। यहाँ पे तीन लेवल है, तीन लेवल। मैन्युफैक्चरर एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर बेटा रिटेलर को बेचता है। तीन लेवल चैनल रहता है। सो यहाँ पे it is more complex channel involving three intermediaries। A producer sells to the agent। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर रहेगा वो एजेंट को बेचता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है। ठीक है, यहाँ पे थ्री लेवल चैनल है, थ्री लेवल चैनल। मैन्युफैक्चरर एजेंट को, एजेंट होलसेलर, होलसेलर रिटेलर को बेचता है। ठीक है, क्लियर है? ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से, ऑलरेडी इजी है ये सब। ये सब तो बहुत बार पढ़ाएंगे, बहुत बार। अच्छा, अब यहाँ पे है कि भैया वो चैनल ऑब्जेक्टिव क्या है, चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। हियर आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग ए चैनल। मतलब भैया चैनल बनाना क्यों है, डेवलप क्यों करना है चैनल, क्यों करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग ए चैनल करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग ए चैनल। सबसे पहले हम लोग को एक चैनल क्यों बनाना रहता है? मैक्सिमाइजिंग द रीच एंड मार्केट कवरेज। हम लोग को अपना रीच बढ़ाना रहता है। हम लोग इतने में समेट के नहीं रहना चाहते। अभिषेक झा क्लासेस का ही देखिए, इतने में समेट के नहीं रहना चाहते हम लोग। हम लोग अपने रीच को बढ़ाएंगे, हम लोग दूर दूर तक पहुंचना चाहते हैं।
हम लोग बच्चा बच्चा तक पहुंचना चाहते हैं। तो यही एक माइंडसेट, एक हर एक चीज का रहता है, हर एक सामान का रहता है कि हमको इतने में समेट के नहीं रहना जाना है, हमको दूर दूर तक पहुंचना है। सो मैक्सिमाइजिंग रीच एंड मार्केट कवरेज का मतलब होता है दिस ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट रीचेस एज मेनी कस्टमर एज पॉसिबल। एक प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेलेक्टिंग राइट मिक्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज, होलसेलर, रिटेलर एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट ज्योग्राफिकल एरियाज टू टारगेट। मतलब अलग अलग जगह पे, गांव कस्बा, हर जगह पे पहुंचाना। जैसे मैगी, मैगी का ही यही उद्देश्य था। मैगी का यही उद्देश्य था कि हर एक इलाके में हमको पहुंचना है, हमको अपना ब्रांड को बड़ा बनाना है, हमको अपना रिच बड़ा बनाना है, हमको हर इलाके में पहुंचना है। आज देखिए दोस्तों, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव कस्बे, हर जगह मैगी मिलता है, हर जगह। कहां नहीं मैगी मिलता है। मैगी ने अपना रिच बढ़ाया है, मैगी ने अपना मार्केट कवरेज बढ़ाया है। Optimizing cost efficiency. Channel decision should focus on minimizing the cost of distribution while maintaining or improving the quality of service. ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हम लोगों को कॉस्ट का भी देखना है, कॉस्ट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली हमको यूज भी करना, नॉर्मली खर्चा भी हम लोग को देखना है। तो चैनल डिसीजन जो है ना, वो हमेशा इस बात पे निर्भर रहना चाहिए कि हमको जो है खर्चा कमाना है, हमको खर्चा कम करना है, हमको खर्चा बढ़ाना नहीं है, कम करना है। हमको खर्चा बढ़ाना है और क्वालिटी ऑफ सर्विस ज्यादा देना है। सुनिए, हमको कम से कम कॉस्ट में बेटर से बेटर सर्विस देना है, हमको कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कस्ट हमको वो सर्विस देना है, ठीक है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भैया कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए, कोई भी हिसाब से कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पर उतरना है हम लोग को, कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए। दिस दिस मस्ट बी। तो हमेशा हम लोग कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरेंगे। इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड। जैसे आज मैगी लेने जाते हो, कोका कोला लेने जाते हो, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे ही कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो ना, तो कस्टमर आपसे खुश रहता है। आपको कोई कोई चीज का नाम पता रहता है जिस जो हर समय मिलेगा, जैसे कि थम्स अप। आप थम्स अप खोजने जाओगे हर समय मिलेगा। जैसे आप कोका कोला खोजने जाओगे हर समय मिलेगा, मैगी खोजने जाओगे हर हर समय मिलेगा, yippee खोजने जाओगे हर समय मिलेगा। कुछ कुछ ऐसा सामान है जो हर समय मिलेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है वो सामान। कि भाई वो है ना, हिमबार है ना, मैगी है ना, yippee है ना। आप रात में भूखे रहते हो तो आपको मैगी के बारे में थॉट आता है कि मैगी है ना, मैगी खा लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक की ऑब्जेक्टिव इज टू फास्ट foster strong relationship with the intermediaries such as a retailer or wholesaler to ensure smooth cooperation, trust and effective problem solving. This relationship often result in a better performance and loyalty. तो सीधा सा बात है, मार्केटिंग चैनल्स डेवलप करने का ये उद्देश्य रहता है कि भैया होलसेलर और रिटेलर के साथ एक बेटर रिलेशन बनाना है। एक मैन्युफैक्चरर को होलसेलर और रिटेलर के साथ बेटर रिलेशन बनाना, ताकि हर एक प्रॉब्लम का समाधान निकल पाए, हर एक प्रॉब्लम का समाधान निकल पाए। इनहैंसिंग ब्रांड इमेज, अपना ब्रांड इमेज को बनाना है। जैसे कि आप लोग पता है टाटा कितना नमक, मम्मी नमक लेने भेजती है तो आप टाटा नमक लेने जाते हो। मम्मी बोलती है नूडल्स लेके आ तो बेटा आप मैगी खरीदते हो। मम्मी बोलती है कि भैया मलहम लेके आओ तो बोरोलिन खरीदते हो। मम्मी बोलती है टूथपेस्ट लेके आ, कोलगेट खरीदते हो। तो ये क्या ब्रांड इमेज बन चुका है। आपका ब्रांड इमेज को बनाने के लिए आपको इंटरमीडिएट का यूज करना पड़ेगा, आपको होलसेलर और रिटेलर का यूज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग सेल्स एंड मार्केट शेयर, अपना सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए आपको मार्केटिंग चैनल बनाना पड़ेगा, होलसेलर और रिटेलर का हेल्प लेना पड़ेगा। अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, अपना सेल बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग चैनल का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। द ultimate goal of the channel is to increase sale and expand market share. This is achieved by selecting the right intermediaries that will मतलब कि provides access to the target market. आप सही होलसेलर को चूज करते हो, सही रिटेलर को चूज करते हो, फिर क्या होता है, आपका सेल्स बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ता है। Flexibility and adaptability. The channel should allow for flexibility and adaptability, especially when responding to market changes. Done? क्लियर है। चलिए आगे।
अच्छा, आज का क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ लंबा सेशन हो जाएगा, फिर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं कर लगता है ना आप लोग को। ठीक है? हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो दोस्तों? आज मार्केटिंग चैनल्स का हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को पता था, इतना तक हम लोग कर लिए थे डेवलपिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल, कि किस तरीके से एक बेस्ट एप्रोप्रिएट चैनल मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, कैसे मैं सिलेक्ट करूं एक एप्रोप्रिएट चैनल। तो दोस्तों उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, कि अगर आप एक मार्केटिंग चैनल बनाना चाहते हो तो किस तरीके से आप एप्रोप्रिएट चैनल बना सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सिलेक्टिंग द राइट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ए स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, द प्रोडक्ट एंड द टारगेट ऑडियंस। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर बनाना है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है, मार्केटिंग चैनल बनाना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सामान देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस से मिलना पड़ेगा। तब जाके आप एक एप्रोप्रिएट चैनल बना सकते हो, तब जाके एक एप्रोप्रिएट चैनल बना सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप, एक्सेसिंग मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मार्केटिंग चैनल बनाने के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है। आपका टारगेट मार्केट क्या, आप किसको सामान बेचना चाहते हो। आप मार्केट को समझना पड़ेगा, आपको वो लोकेशन को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मार्केट को, आपको वो लोकेशन को समझना पड़ेगा जहां पे आप सामान बेचना चाहते हो। आपको परचेजिंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा, आपको उनका बाइंग हैबिट्स को समझना पड़ेगा। जब तक आप कस्टमर को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने टारगेट ऑडियंस को नहीं समझोगे, अब तब तक दोस्तों अप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन बेस्ट तरीके से आप कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले होता है असेसिंग मार्केटिंग, असेसिंग मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेलेक्टिंग द राइट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन involves a strategic evaluation based on market conditions, the nature of the product, the target audience। ठीक है? फिर होता है बेटा चैनल कम्प्लेक्सिटी। चैनल कम्प्लेक्सिटी, चैनल का इसका मतलब क्या होता है? इवेलुएट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड। अपना सामान को इवेलुएट करो, अपना सामान का डिमांड को इवेलुएट करो, अपना सामान को इवेलुएट करो, अपना सामान का डिमांड को इवेलुएट करो, कि भाई तू क्या बेच रहा है। मैं अगर ये कॉपी बेच रहा हूं तो मेरे को इसका इवेलुएशन करना पड़ेगा कि ये कॉपी का कितना लोगों में रिक्वायरमेंट है, कितने लोग खरीदेंगे ये कॉपी, कितना डिमांड है, क्या मेरा टारगेट ऑडियंस है। इसको पूरा तरीके से आप लोग को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आपको आपका चैनल का कम्प्लेक्सिटी समझना पड़ेगा। इवेलुएट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड। फॉर एग्जांपल टेक्निकल प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक माइट नीड्स ए स्पेशलाइज्ड रिटेलर। आप अगर अपने सामान को नहीं समझोगे, अपने सामान को नहीं जानोगे, तो बेचोगे कैसे, है ना? इसके बाद कॉस्ट कंसिडरेशन। कॉस्ट कंसिडरेशन, आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको खर्चा भी कम पड़े। आपको ये भी ध्यान देना है कि खर्चा भी कम पड़े, खर्चा भी इफेक्टिव तरीके से हो जाए, इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ खर्चा भी मेंटेन हो जाए। असेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट चैनल। फॉर इंस्टेंट डायरेक्ट सेलिंग मे बी कॉस्टलियर बट प्रोवाइड हायर मार्जिन। ठीक है? तो आप लोग को अपना खर्चा भी देखना है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, आप कौन सा सामान बेचना चाहते हो वो भी तो देखना पड़ेगा। कंसिडर वेदर द प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज और आफ्टर सेल सर्विस। आप जो सामान बेचना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये कैलकुलेटर मैं बेच रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसमें ये जज करूंगा, क्या इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, क्या इसमें आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा आप लोगों की नहीं, क्या ये जो कैलकुलेटर बेच रहे हो इसमें स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, कि मेरे को अगर ये कैलकुलेटर का नॉलेज रहा फ्री में क्या बेच पाऊंगा, या इसको कोई भी बेच सकता है। आफ्टर सेल सपोर्ट देना है कि नहीं देना, ये सब सब समझ लो। जैसे आप एक मैगी बेच रहे हो, तो मैगी एक गवार आदमी भी बेच सकता है, लेकिन एक फोन, एक कंप्यूटर, एक पीसी एक नॉलेजेबल आदमी बेचेगा, जिसके पास वो नॉलेज रहेगा वही बेच सकता है। उसमें आफ्टर सेल सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो ये सब देख के कंसिडर करते हैं, ये सब देख के कंसिडर करते हैं कि कौन सा मार्केट में घुसना है आपको। साइज एंड लोकेशन ऑफ द मार्केट, मतलब आप किस लोकेशन में, आप कौन से लोकेशन में अपना सामान को बेचना चाहते हो। बिहार, पटना, यूपी, कौन से लोकेशन में अपना सामान को बेचना चाहते हो। जैसे मुझे पता है बेटा कि मैं अगर सीयू के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे को वेस्ट बंगाल पकड़ना पड़ेगा, सीधा सा बात है। अगर मैं आज सीए सीएस सीएमए पढ़ता, आज अगर मैं सीए सीएस सीएमए पकड़ता, कोचिंग पढ़ाता, तो दोस्तों मेरे को ऑल इंडिया को पढ़ाना पड़ता। लेकिन मेरा जब टारगेट फिक्स है कि बेटा मैं सिर्फ सीयू के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं,
तो सीयू के स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में मिलेंगे बेटा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो अपना ज्योग्राफिकल मार्केट क्लियर रहना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ सामान बेचना चाहते हो, कहाँ कहाँ सामान बेचना चाहते हो, कौन कौन सा जगह पे, कौन कौन सा इलाका में आप सामान जो है वो बेचना चाहते हो। फिर कंट्रोल एंड रिलेशनशिप मैनेजर, द कंपनी शुड डिसाइड हाउ मच कंट्रोल इट वांट्स ओवर द चैनल। तो कंपनी खुद ये डिसाइड करेगा कि कितना कंट्रोल चाहिए, क्या कंट्रोल चाहिए। ठीक है, द कंपनी शुड डिसाइड हाउ मच कंट्रोल इट वांट्स ओवर द चैनल। मतलब ये चैनल में हमको कितना कंट्रोल चाहिए वो तो हम डिसाइड करेंगे बाबा। ठीक है, कि हमको फुल कंट्रोल चाहिए या हमको पार्सल कंट्रोल चाहिए। अगर फुल कंट्रोल चाहिए तो हम 0 लेवल रखेंगे, अगर पार्सल चाहिए तो हम 1 लेवल रखेंगे, अगर हम पूरा खुला सांड की तरह छोड़ देना चाहते हैं तो 3 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, हमको कितना कंट्रोल चाहिए ये तो हम डिसाइड करेंगे। और लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस भी यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। बी अवेयर ऑफ एनी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रीजन्स कंट्रीज। मतलब मान लीजिए कि हम बिहार में जाके दारू बेचेंगे तो हमको स्पेशल परमिशन चाहिए, वहां तो बैन है ना। तो आपको कभी कभी कोई कोई जगह, कोई कोई स्टेट, कोई कोई कंट्री में जाने के लिए आपको परमिशन भी चाहिए होता है कि ये सामान उधर बिकता भी है या नहीं है। बिकता है तो कौन सा परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ कुछ सामान पर बैन है अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज पे, अलग अलग स्टेट्स में। तो हम लोग को वो चीज भी देखना पड़ता है, वो चीज भी समझना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, समझे आप लोग? बिल्कुल। अच्छा भैया, रूरल मार्केटिंग क्या होता है और चैनल सिलेक्शन कैसे करते हैं? रूरल मार्केटिंग मतलब गांव देहात का मार्केट। गांव देहात का मार्केट, रूरल मार्केटिंग में कैसे सिलेक्शन होता है चैनल का, उसके बारे में बात करते हैं। रूरल मार्केटिंग मतलब एकदम गांव देहात का जो मार्केट्स होता है, जहां पे कोई भी फैसिलिटीज वैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे कैसे सिलेक्ट करें, वहां पे कैसे सिलेक्ट करें? सबसे पहले तो भैया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा, कितना कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कितना कुछ अवेलेबल है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अवेलेबल है। Rural areas often have limited access to retail stores or modern distribution of system. तो चैनल should use local distributor और agents. तो चैनल लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को यूज करेगा, एजेंट्स को यूज करेगा, who are familiar with the regions and its infrastructure. तो सीधा सा बात है, अगर आप आपका बिजनेस बेटा रूरल एरियाज में है तो सबसे पहले तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो कि वहां पे क्या कुछ अवेलेबल है, क्या कुछ अवेलेबल है वहां पे। अच्छा, वहां के लोकल रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट करो, लोकल रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट करो, किराना स्टोर्स वाले से कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर मान लीजिए मैं एक गांव में मैं एक गांव में केक बना रहा हूँ, मैं एक गांव में केक का बिजनेस करता हूँ, तो वहां के मैं लोकल रिटेलर्स को कॉन्टैक्ट करूंगा ना, उधर ही मेरे को बेचना है, तो वहां के जितने भी लोकल रिटेलर्स हैं उनको मेरे को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि मनोहर भाई साहब अपना छोटका सा दुकान में ये केक को बेच देना। अरे बिमल भाई साहब अपना छोटा सा दुकान में ये केक को बेच देना। ऐसे ऐसे करके मेरे को किराना किराना स्टोर्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरियाज में तो भैया लोकल रिटेलर्स ही रहते हैं। इसके बाद हम लोगों को कॉस्ट भी देखना पड़ता है। रूरल ये कस्टमर टेंड टू मोर कॉस्ट सेंसिटिव। मतलब आप देखोगे कि जो रूरल जो रूरल एरियाज में सामान बेचता है ना, वो लोग बहुत सस्ता में बेचता है। जैसे एक मैगी यहाँ पे 20 रुपए का मिलेगा, एक नूडल्स यहाँ पे 20 रुपए का मिलेगा। अगर कोई रूरल एरिया वाला बनाएगा तो उसको वो 10 में बेचेगा, उसको वो 5 में बेचेगा। बहुत एफोर्डेबल प्राइसिंग, बहुत लो कॉस्ट इंटरमीडिएट्स उनको रखना पड़ता है, इसीलिए बहुत कम खर्चे में बनाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते। गांव वाले लोग या रूरल एरियाज वाले लोग अपना ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखते, बहुत सस्ता सस्ता चीज बनाते हैं। तो सस्ता सस्ता उसको इंटरमीडिएटरीज भी तो चाहिए होगा, महंगा इंटरमीडिएटरीज वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ऑफन रूरल कस्टमर्स नीड मोर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। अब देखोगे ना, गांव देहात का लोग सब उतना नहीं समझेगा, उतना अवेयर नहीं रहता है, उतना सामान के को लेके। जैसे इधर ये शहर में हम लोग को पता है कि मैगी क्या है, यीपी क्या है। उधर उन लोगों को ये सब चीज नहीं पता है। मैगी क्या होता है, यीपी क्या होता है, पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है। वहां पर कुछ अगर मॉडर्न मॉडर्न चीज खोल दोगे ना, या मॉडर्न मॉडर्न चीज बेचोगे ना, तो वो लोग जानेगा भी नहीं, वो लोग समझेगा भी नहीं। तो रूरल कस्टमर्स को ना डेमो देना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ता है, पर्सनल सेलिंग करना पड़ता है, कमोडिटी बेस्ड मार्केटिंग करना पड़ता है। वहां पे डेमो दिखाना पड़ता है, वहां पे सिखाना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है कि ये सामान है, इसका आप यूज कर सकते हो, वैसे वैसे यूज कर सकते हो, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है। और मोबाइल एंड
सेल्स। तो रूरल मार्केट आर इंक्रीजिंगली बीइंग रीच्ड विया मोबाइल प्लेटफॉर्म्स और थ्रू डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु विजिट विलेजेस एंड टाउन्स टू सेट सेल मतलब कि प्रोडक्ट्स, मतलब ठीक है। तो गाँव में देखोगे कि आप फोन से ऑर्डर करते हो, ठीक है, फोन से ऑर्डर करते हो, फोन से ऑर्डर करते हो कि हेलो हमको ना एक तो माइक्रोवेव चाहिए, तो माइक्रोवेव वाला आपका घर में आके देके जाएगा, क्योंकि गांव में तो इजीली अवेलेबल नहीं रहता ना, तो आपको फोन करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है। तो रूरल मार्केट में क्या होता है ना, ऑर्डर ऑर्डर वो लोग कर देता है और उनका घर में आके वो दे के जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में भैया कैसे चैनल सेलेक्ट करें? इंटरनेशनल मार्केट में एक चैनल अगर सेलेक्ट करना रहे भैया, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उनका कल्चर समझना है, जैसे हमारा कल्चर अलग है तो उनका भी कल्चर अलग है। जिस भी देश में आप बेचना चाह रहे हो, जिस भी दूसरा देश में आप बेचना चाह रहे हो सामान, इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब क्या, दूसरा देश में आप सामान बेचना चाह रहे हो। तो अगर आप दूसरे देश में सामान बेचना चाह रहे हो तो उनका कल्चर आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द कल्चरल अंडरस्टैंड द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट, डिफरेंट कंट्रीज हैव मतलब कि मतलब ये प्रेफरेंस, बाइंग बिहेवियर, वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनका उनका कल्चर समझिए, उनके कल्चर्स के हिसाब से, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से, उनके कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से सामान को बेचिए, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उनके पास कितना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कितना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर भी सकते हैं। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। Evaluate all the distribution infrastructure of the target country. For example, some country have well-developed retail networks, while other have rely more on selling online channels. तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है। ओके, इसके बाद भैया की ये पार्टनरिंग विथ लोकल एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनरिंग विथ लोकल एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर। इंटरनेशनल मार्केटिंग अगर कर रहे हो ना, तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा, एजेंट्स के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा कि भैया साथ मिलके काम करते हैं। इन इंटरनेशनल मार्केट इट इज ऑफन ईजियर टू वर्क विथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट हु आर फेमिलियर विद द मार्केट एंड कैन मैनेज द लोकल लॉजिस्टिक, सेल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस जो रहेंगे, क्योंकि आप अपना सामान को दूसरा देश में बेच रहे हो दोस्तों। अपना सामान को अगर आप दूसरा देश में बेच रहे हो तो आपको उस देश के लॉ एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने सामान को आप अपने सामान को दूसरे देशों में बेचते हो तो उसके जो लॉज एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस कंट्री, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंसिडर द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री रिगार्डिंग प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग्स भी देखना पड़ेगा कि कैसे शिपिंग करोगे, कैसे लॉजिस्टिक करोगे, सी से भेजोगे, एयर से भेजोगे या लैंड ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, आप लोग को ये सब सब चीज देखना पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट द चॉइस ऑफ द चैनल शुड ऑल्सो कंसिडर लॉजिस्टिक्स, आप लोगों को लॉजिस्टिक्स के बारे में भी देखना पड़ेगा। क्या आप शिप करोगे अपना प्रोडक्ट, आप शिप अगर शिप करोगे तो एयर से भेजोगे या जहाज से भेजोगे या लैंड ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, कैसे भेजोगे अपना सामान, ठीक है। क्लियर है, तो ये पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इतना तक पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड चैनल सिलेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स कि भैया एक चैनल मेंबर्स को, एक चैनल मेंबर्स जो आपके लिए इतना खटता है, इतना कमिटमेंट, इतना हाई परफॉर्मेंस के साथ काम करता है, तो उसको मोटिवेट कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें कि वो सामान ज्यादा ज्यादा करके बेचे। आप अपने चैनल मेंबर्स को मोटिवेट कैसे कर सकते हो? तो मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स इज एसेंशियल टू encourage हाई परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट। मोटिवेटेड इंटरमीडियरीज वर्क हार्डर, आर मोर लॉयल, टू improve ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस। अगर अगर एक मोटिवेटेड इंटरमीडियरीज रहा ना, मोटिवेटेड होलसेलर्स या मोटिवेटेड रिटेलर्स रहा ना, तो वो आपके सामान को ज्यादा ज्यादा करके बेचेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, लॉयल रहेगा आपके प्रति, आपके सामान को ज्यादा ज्यादा करके बेचेगा। तो मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? मोटिवेट करने का सबसे पहला तरीका ऑफर इंसेंटिव, उसको इंसेंटिव ऑफर करो कि भाई तुम जितना बिक्री करेगा ना, उस पे हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 10% देंगे। हम तो दे ही रहे हैं, जितना देना था उतना तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम तुमको एक्स्ट्रा 10% देंगे, रिवॉर्ड दो उसको, इंसेंटिव दो, प्रॉफिट शेयरिंग दो, फिर वो उसका पप्पा भी काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव सच एज कमीशन, बोनसेस और प्रॉफिट शेयरिंग टू इनकरेज सेल्स परफॉर्मेंस। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, ये सब सब दो। फाइनेंशियल इंसेंटिव हो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, आप प्रोवाइड करो उसको, वो काम करेगा आपके लिए, वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो काम करेगा।
उसको ट्रेनिंग दो, उसको सपोर्ट दो, किस तरीके से वो काम करना है, किस तरीके से उसको स्किल सिखाओ। ऑफर रेगुलर ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, सेलिंग टेक्निक्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल। उसको ट्रेनिंग दो, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, फिर जाके वो सामान आपका बेच पाएगा। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल, उसके साथ अपना गोल्स को शेयर करो कि हमारा हमारा वो टारगेट क्या है, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। कम्युनिकेट करो, उसके साथ अपना क्लियर वो टारगेट्स को रखो, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या नहीं चाहते हैं। ऑफर एक्सक्लूसिव डील्स और प्रोडक्ट, गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू सेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ऑफरिंग लिमिटेड टाइम डील्स कैन मोटिवेट चैनल मेंबर टू पुश योर प्रोडक्ट मोर एक्सक्लूसिवली। सिंपल सा बात है यहाँ पे कि एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव डील्स रखो जिससे तुम्हारा सामान बिके, और नए नए ऑफर्स लाओ, एक्सक्लूसिव डील्स लाओ जिससे 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 तुम्हारा सामान बिके। मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करो, एडवर्टाइजमेंट करवाओ, सामान का एडवर्टाइजमेंट करवाओ, प्रमोशन करवाओ, तब ना सामान बिकेगा। इक्विप चैनल मेंबर्स विद मार्केटिंग मटेरियल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस टू हेल्प द रीच द कस्टमर इफेक्टिवली। अगर आप होलसेलर को दे दिए, रिटेलर को दे दिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करवा रहे हो, फिर कैसे चलेगा। अपना सामान का एडवर्टाइजमेंट करवाओ, प्रमोशन करवाओ, तब ना जाके आपका सामान जो है वो बिकेगा। एंड एक रिलेशनशिप बनाओ, एक ट्रस्ट बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके 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 एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है। इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करने का सबसे बड़ा तरीका एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करो। अच्छा, अब नेक्स्ट है लीडिंग लीडिंग चैनल मेंबर्स, कि एक चैनल मेंबर्स को लीड कैसे कर सकते हो आप। लीडरशिप स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स रहेगा तभी तो आप चैनल मेंबर्स को लीड कर पाओगे, चैनल मेंबर्स को। तो leadership within the channel is about guiding and influencing channel members to align with your company strategic goals and make decisions। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब क्या आता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप गाइड कर रहे हो, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो कि भाई सुन, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुझको भी मेहनत करना है, हम लोगों को ये गोल अचीव करना ही है कोई भी हालत में। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग चैनल मेंबर्स। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा, मैं अगर खट रहा हूं तो तुमको भी खटना ही पड़ेगा। तो एक लीडर की क्या परिभाषा होती है, वो भैया डायरेक्शन देता है, वो विजन क्रिएट करता है कि आपको कहां जाना है, क्या क्या करना है। लीडर इन ए कंपनी मस्ट सेट ए क्लियर विजन फॉर द चैनल एंड इंश्योर ऑल मेंबर्स अंडरस्टैंड द कंपनीज मिशन गोल स्ट्रेटेजी। एक लीडर का ये धर्म रहता है, ये कर्म रहता है कि वो एक क्लियर विजन सेट करके दे, एक मिशन सेट करके दे, एक गोल सेट करके दे, एक स्ट्रैटेजी सेट करके दे। क्रिएट ए पार्टनरशिप मेंटेलिटी इंस्टेड ऑफ प्योरली ट्रांजेक्शंस रिलेशनशिप, अप्रोच द चैनल एज ए पार्टनरशिप। वो चैनल को पार्टनरशिप बना लो कि अगर तूने मेरा सामान बेचा तो तू मतलब कि 20, अगर तूने मेरा सामान अगर तूने मेरा सामान सेल किया तो 20% तेरा, ये 30% से, ऐसे करके पार्टनरशिप सेल करो। इंपावर्ड चैनल मेंबर्स, अपना चैनल मेंबर्स को मोटिवेट करो। इंपावर योर चैनल मेंबर्स बाय गिविंग देम फ्रीडम ऑफ मेक डिसीजंस। अपने अपने मेंबर्स को मोटिवेट करो, भाई तुझको जो डिसीजन लेना है तू ले, तुझको जैसा बिजनेस करना है कर, लेकिन तू जो कर रहा है वही कर। Empower your channel partners by giving them freedom to make decision that impact their business। उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड होना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे चैनल मेंबर्स वहीं के वहीं हैं, उसका मोरल बढ़ाओ, उसका मोटिवेशन बढ़ाओ। उसको भैया रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। So recognizing the efforts and achievement of the channel members can go a long way in boosting morale and ensuring continued engagement। Resolve conflict effectively, जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं उसको रिजॉल्व करो सही से। जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी में, उसको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करो, क्योंकि कभी कभी चैनल मेंबर्स लड़ते भी हैं कि हमारा वेजेस क्यों नहीं भरा, हमारा सैलरी क्यों नहीं भरा, हमारा परसेंटेज क्यों नहीं भरा, उसको रिजॉल्व करो। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, a fair and consistent approach to be dealing with the channel members help build trust। So consistent behavior in decisions, reward, communication ensure that the channel members feel treated equally। ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
एक चैनल मेंबर्स के साथ हम लोग कम्युनिकेट कैसे करें, बेटर कम्युनिकेट कैसे करें, एक चैनल मेंबर्स के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो क्लियर, ओपन एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन इज वाइटल टू मेंटेन ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। एक एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको बेटा क्लियर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट, बार 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 लगातार कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्लियरली, ओपनली और बार बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो अपने चैनल मेंबर्स के साथ आपको कम्युनिकेट बीच बीच में बार बार क्लियरली, ओपनली करना ही पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, रेगुलर अपडेट मांगो उससे, कितना कितना क्या क्या काम हुआ, कितना क्या फीडबैक है, रेगुलर अपडेट मांगो। कीप चैनल मेंबर्स इन्फॉर्म्ड विद रेगुलर अपडेट ऑन न्यू, ठीक है, किसका क्या, किस, कौन कौन सा नया नया सामान आया है, कौन कौन सा, किसका क्या प्रमोशंस हुआ है, किसका क्या मार्केट ट्रेंड्स है, उसको ना अपडेटेड रखो, हमेशा चैनल मेंबर्स को क्या करो, अपडेटेड रखो। यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल यूज करो, जैसे फेस टू फेस कर लिए, कभी कभी ईमेल कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए, व्हाट्सएप पे बात कर लिए, मीटिंग कर लिए, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल पे बात करो, लेकिन बात करो। अपने चैनल मेंबर्स के साथ साथ अगर तुम बात नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। फेस टू फेस बात करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल, वीडियो कॉल, मोबाइल एप्स, हर चीज का यूज करो तुम, हर एक चीज का यूज करो। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन, अवॉइड एम्बिग्यूटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, डिलीवरी टाइम्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग। हमेशा क्लियरली बोलो, ट्रांसपेरेंटली बोलो, क्लियरली बोलो भाई, ट्रांसपेरेंटली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, इनकरेज फीडबैक एंड ओपन डायलॉग विथ अपना, वो जो मेंबर है, अपना, वो जो मेंबर है उनको ना मौका दो, उनको भी मौका दो बोलने का। वो अगर नहीं बोलेंगे, वो अगर फीडबैक नहीं देंगे, अपना जो चैनल मेंबर है उनको मौका दो बोलने का, वो अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, उनको भी मौका दो। इनकरेज feedback and open dialogue with your channel members, create an environment when they feel comfortable sharing with concerns, challenges, suggestions, and provide support channels, set up support channels। अगर उन लोगों को कुछ असुविधा असुविधा होती है तो एक सपोर्ट चैनल प्रोवाइड करो, जिससे वो हेल्प हेल्प मांग सके। कौन भैया, वो चैनल मेंबर्स। एंड कम्युनिकेट, ये मार्केटिंग, मार्केटिंग वो मतलब, अच्छा, जितने भी अपने सामान का आपको, मान लीजिए ये करना है, आपके सामान का आपको मतलब ये एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोशन करना है, मार्केटिंग कंपेन्स करना है, उसके बारे में उसको कम्युनिकेट करो। क्लियरली कम्युनिकेट एनी प्रमोशन, सेल्स टारगेट, मार्केटिंग कंपेन्स टू ये चैनल मेंबर्स वेल इन द एडवांस, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड मेक द मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब इजी इजी है कि किस तरीके से आप अपने चैनल मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने चैनल मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। डन। चलिए, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आप अपने चैनल मेंबर्स का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हो कि वो क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है, कैसे चेक करें सर, क्या क्या काम किया है। आप अपने चैनल मेंबर्स का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हो, उसको जांचना चाहते हो, उसको परखना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले सेल्स डेटा एनालिसिस, सबसे पहले उससे पूछो कि सेल्स कितना हुआ। सबसे पहले उसको पूछो सेल्स कितना हुआ, आखिरकार सेल्स कितना हुआ। उसको रिव्यू करो, उसको चेक करो कि वो लोग सेल्स कितना कर रहे हैं। इसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, डेवलप स्पेसिफिक केपीआईज दैट आर अलाइंड विद द ओवरऑल बिजनेस गोल्स। दिस कुड बी इंक्लूड सेल्स टारगेट, ये प्रॉफिट मार्जिन, या ठीक है, ये कस्टमर, उन लोगों को देखो ये सब कि सेल्स की, सेल्स का जो हम वो सेल्स का जो हम जितना भी ये दिए थे, मतलब वो टारगेट दिए थे, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, सब कुछ चेक करो। इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कस्टमर सर्विस एंड फीडबैक, कस्टमर सर्विस एंड फीडबैक मतलब कस्टमर से भी फीडबैक लो, कस्टमर से भी फीडबैक लो, ठीक है। तो कलेक्ट डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द एंड कस्टमर्स टू एक्सेस हाउ द चैनल मेंबर्स और सर्विस प्रोडक्ट क्वालिटी अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दिस कैन बी थ्रू रिव्यूज और फोकस ग्रुप। मतलब कस्टमर से भी आप फीडबैक लो, कस्टमर से फीडबैक लोगे तभी तो वो काम बन पाएगा।
फील्ड्स ऑडिट एंड विजिट, बार बार उनके यहाँ पे विजिट करो, ऑडिट करो, ऑडिट करवाओ, बार बार उनके यहाँ पे विजिट करो कि कितना काम हो रहा है, कितना बिका कितना नहीं बिका. सो कंडक्ट फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व द ऑपरेशन ऑफ द चैनल मेंबर्स. ये दिस कैन हेल्प इन एक्सेसिंग वेदर दे ये फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है. इसके बाद मिस्ट्री शॉपिंग मतलब अचानक से जाओ, अचानक से शॉपिंग करके आओ, अचानक से जाओ, अचानक से अपने चैनल मेंबर्स के थ्रू आप शॉपिंग करके आओ और देखो कैसा क्वालिटी ऑफ सर्विस है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है. अचानक से जाओ, अचानक से शॉपिंग करके आओ. अपना चैनल मेंबर्स को टेस्ट करो कि वो लोग सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको कुछ नॉलेज वॉलेज है कि नहीं है, उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है. मिस्ट्री शॉपिंग बोलते हैं उसको, मिस्ट्री शॉपिंग. क्या मिस्ट्री शॉपिंग. ठीक है. उसका सर्वे कराओ बेटा, सर्वे. हैव चैनल मेंबर्स फिल आउट द सेल्फ असेसमेंट सर्वे टू इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस. उनका खुद का सर्वे करवाओ कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप खुद के बारे में खुद बताओ, आप खुद के बारे में खुद बताओ. एंड फिर थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, एंगेज थर्ड पार्टी ऑडिटर्स टू ऑब्जेक्टिवली एक्सेस द चैनल मेंबर्स. ये परफॉर्मेंस बेस्ड. तब एक ऑडिटर को रख दो, एक ऑडिटर को रख लो, और वो ऑडिटर जा जाके वो चेक करेगा. ऑडिटर जा जाके वो चेक करेगा कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं काम कर रहा है, ये सब सब चेक करेगा. ठीक है. एक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. एक परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या क्या एक्शंस होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस देखने के बाद एक्शंस क्या क्या लेना चाहिए. रिवॉर्ड हाई परफॉर्मेंस. जो लोग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किए हैं, जो लोग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किए उन लोगों को रिवॉर्ड दो, उन लोगों को बोनस दो, इंसेंटिव दो, अवार्ड दो, ये पैसा दो. जो लोग ज्यादा परफॉर्म किए हैं, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, उन लोगों को हाई रिवॉर्ड दो. हाई परफॉर्म किया है ना तो हाई रिवॉर्ड दो. जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए उन लोगों को ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दो, ट्रेनिंग करवाओ, सपोर्ट दो उन लोगों को, एडिशनल रिसोर्सेस मेंटरशिप ट्रेनिंग करवाओ उन लोगों को जो लोग भी परफॉर्म करें. ऑफर करेक्टिव एक्शंस. जो भी सही लगे, जो भी करेक्टिव एक्शंस, उसको इंप्लीमेंट करो. इंप्लीमेंट करना जरूरी है वरना अंडर परफॉर्मेंस तो वापस से गलत करेगा. मान लो कि कोई एक ऐसा आदमी है जो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, उसके लिए अपना एक्शंस को करेक्टिव रखो. मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट और इंसेंटिव स्ट्रक्चर. मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट और इंसेंटिव स्ट्रक्चर. अपना कॉन्ट्रैक्ट को बदलो, कॉन्ट्रैक्ट को बदलो, इंसेंटिव स्ट्रक्चर को बदलो, इंसेंटिव को बदलो, कॉन्ट्रैक्ट को बदलो ताकि बेटर काम हो पाए. एंड टर्मिनेट एंड रिप्लेस पुअर परफॉर्मर. जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसको हटाओ, उसको रिप्लेस करो. वो तुम्हारी बस की नहीं है. जो लोग नहीं कर पा रहे अपना काम, जो लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, जो लोग जो लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हटा दो. ठीक है. डन. चलिए. तो हमारा जो यूनिट नंबर 5 है आखिरी अब है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं. और बस हमारे पास अब दो टॉपिक बचे हुए हैं, मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट और वेज टू मॉडिफाई चैनल अरेंजमेंट. उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा. तो दोस्तों खत्म हो चुका है. ठीक है. खत्म ही हो चुका है, बस दो टॉपिक बचे हुए हैं. दो टॉपिक हम कभी भी करा देंगे और खत्म कर देंगे. तो थैंक यू सो मच. आज का क्लास यहीं तक. थैंक यू सो मच. जय हिंद. हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं. सेल्स मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर में आप लोग का स्वागत है. आज हम लोग सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 का आखिरी वाला लेक्चर करने वाले हैं. आज दोस्तों फाइनली हमारा सेल्स मैनेजमेंट खत्म हो जाने वाला है और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट. अगर आप अपने चैनल को मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उसके प्रोसेस को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके पार्टनर को चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जरा देखिए मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट क्या होता है. इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम लोग यहां तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसके पहले तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट. तो जरा पढ़िए. मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट रेफर्स टू द चेंजिंग द स्ट्रक्चर, प्रोसेस और पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. मतलब ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये जो आप मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन ये नेटवर्क को चेंज करना चाहते हो. आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, आप अपना स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को, पार्टनर को आप चेंज करना चाहते हो. आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेंज करना चाहते हो.
तो आपके लिए दोस्तों मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट है। मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट मतलब यही होता है कि अगर आप अपने चैनल मेंबर्स को चेंज करोगे, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर, प्रोसेस, पार्टनर्स चेंज करना चाहते हो टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एफिशिएंसी बना रहे, रीच बना रहे, ओवरऑल परफॉर्मेंस बना रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट का मतलब है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चेंज करने वाले हो, आप उसको रीऑर्गेनाइज करने वाले हो, आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, प्रोसेस चेंज कर दोगे, आप एफिशिएंसी को इंप्रूव करोगे, रीच बढ़ाओगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाओगे। इसको बोलते हैं दोस्तों मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट, मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। सो बिजनेस माइट नीड टू मॉडिफाई द चैनल अरेंजमेंट ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस की वजह से, कस्टमर के चेंज होने की वजह से, कंपटीशन। ठीक है, एक बिजनेस को अपना अपना चैनल को क्यों चेंज करना पड़ता है? एक बिजनेस अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों चेंज करे? क्योंकि उसको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज करना है, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से चेंज करना है, कंपटीशन के हिसाब से चेंज करना है, इसी वजह से। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे हम लोग रीजंस फॉर मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। क्यों 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 आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों चेंज करना है? क्या रीजंस है? क्या रीजंस है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज करना है, अरेंज करना है? तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों चेंजिंग मार्केट कंडीशन। सबसे पहला रीजन है चेंजिंग मार्केट कंडीशन। अगर आपका मार्केट, अगर आप जिस मार्केट के लिए काम करते हो, अगर आपका मार्केट चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, तो उस केस में आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी संभालना पड़ेगा दोस्तों। उस केस में आपको भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज करना पड़ेगा। तो चेंजिंग चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में तीन चीज आता है। एक तो भैया इमर्जिंग मार्केट, मार्केट मान लीजिए तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट मान लीजिए तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ना कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना है जो कि सूट करे उस मार्केट पे, जो कि सूट करे उस मार्केट पे, जो कि चूज, ठीक है, ये सूट करे। फिर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया मार्केट में, कोई एक बड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, बड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, तो पुराना वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम नहीं करेगा। नया एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उद्घाटन करो आप, नया एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आप ये उद्घाटन करो, ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, ये सब लाओ, डिजिटल चैनल्स लाओ, डिजिटल चैनल्स ऑनलाइन बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो चुकी है। आज ये कैलकुलेटर बेटा फिजिकल मार्केट में भी बिकता है और एक डिजिटल मार्केट में भी बिकता है। ऑनलाइन के जमाने में आपको ऑनलाइन ही चेंज करना पड़ेगा। फिर कंपटीशन, increased competition might prompt the need of the streamlined channels, reduced intermediary cost and makes the distribution more efficient to maintain a competitive edge। अगर कंपटीशन बढ़ गया, अगर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको अपना चैनल्स को भी सुधार करना पड़ेगा, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोसेस, स्ट्रक्चर सब कुछ बदलना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट, कि चेंजिंग मार्केट कंडीशन। दूसरा, दूसरा है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आप अपने खर्चे को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, आप क्या करोगे? एक इंटरमीडिएट को आप कैंसिल कर दोगे, बोलोगे होलसेलर का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटेलर को बेचेंगे। आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे। अगर आपको कॉस्ट बचाना है, खर्चा बचाना है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे कि हमको रिटेलर का कोई जरूरत नहीं है, हमको होलसेलर का कोई जरूरत नहीं है। आप नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। फिर फिर है इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अगर दोस्तों आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के नीड्स को समझना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के नीड्स को समझना है, कस्टमर को डिलीवरी जल्दी से जल्दी देना है, तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज तो करना पड़ेगा ना। कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हो, अगर कस्टमर के नीड्स को समझना चाहते हो, कस्टमर को सही, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पर उतरना चाहते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट लाइन से चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट लाइन से चेंज करना चाहते हो, पहले आप कैलकुलेटर बेचते थे, आज आप बुक्स भी बेचोगे, तो उस हिसाब से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। वही लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स स्पेशली दोस वर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना चैनल को चेंज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज करना पड़ेगा।
कोई रेगुलेटरी या लीगल चेंजेस आया मान लीजिए, न्यू लॉस और रेगुलेशंस इन द टारगेट मार्केट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट टू द चैनल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए कि होलसेलर और रिटेलर के बीच कुछ कुछ यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, होलसेलर या रिटेलर के बीच मान लीजिए कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, कुछ यहाँ पे झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो उस कंफ्लिक्ट के कारण उसी तो उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको चैनल अरेंजमेंट उस केस में भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आप कैसे कैसे वेज टू मॉडिफाई चैनल अरेंजमेंट मतलब कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये तो आपको रीजंस पढ़ा दिए रीजंस, लेकिन आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, आप ये चैनल अरेंजमेंट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ऐड न्यू चैनल मेंबर्स, मान लीजिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और कस्टमर है, तो आप रिटेलर को भी ऐड कर दो इसमें, या तो आप नया चैनल मेंबर्स को ऐड कर दो, सीधा सा बात है, फिर जाके चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज करना चाहते हो तो एक नया चैनल मेंबर्स को ऐड कर दो, रिटेलर को ऐड कर दो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। रिटेलर नहीं था पहले, रिटेलर को ऐड कर दिया। फिर दूसरा आप कर सकते हो एलिमिनेट चैनल मेंबर्स, अगर आपको लग रहा है कि खर्चा ज्यादा पड़ रहा है तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। मान लो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो आप रिटेलर को एलिमिनेट कर सकते हो। आप बोल सकते हो रिटेलर का कोई हमको नीड नहीं है, हम डायरेक्ट बेचेगा कस्टमर को, हम डायरेक्ट बेचेगा कस्टमर को। तो जो अंडर परफॉर्मिंग इंटरमीडिएट है उसको आप एलिमिनेट करो। फिर चेंज डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, चेंज आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, आप चाहो तो अपने इंटरमीडिएटरीज को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। शिफ्ट टू मल्टी चैनल और ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइन फिजिकल एंड डिजिटल चैनल्स। देखिए अगर मैं ये कैलकुलेटर को अभी तक फिजिकल बेच रहा हूं, सिर्फ फिजिकली बेच रहा हूं, तो कल को मेरे को अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे में भी बेचना पड़ेगा। तो जिस चीज को आप सिर्फ फिजिकली बेचते हो उसको आप डिजिटली भी बेच के देखो, उसको आप डिजिटली भी बेचो, उसको दो जगह बेचो, फिजिकली भी बेचो, ऑनलाइन भी बेच रहे हो, ऑफलाइन भी बेच रहे हो, सीधा सा बात है, ऑनलाइन भी बेच रहे हो, ऑफलाइन भी बेच रहे हो, ठीक है। फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन, सो टेक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखो, डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल रखो, बाहर वाले पे भरोसा मत करो, बाहर वाले पे भरोसा मत करो, बाहर वाले पे भरोसा मत करो, ठीक है। इसके बाद रीस्ट्रक्चर चैनल रिलेशनशिप, रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज पार्टनरशिप, एडजस्ट प्राइसिंग। अरे ये पार्टनरशिप को रीऑर्गेनाइज करो, ये प्राइसिंग को एडजस्ट करो, अच्छा अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करो, ठीक है, क्लियर है। स्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कभी कभी आप लोगों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी स्टैब्लिश करना पड़ता है, फ्रॉम अलायंस विद लॉजिस्टिक्स और कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर टू स्ट्रेंथन, ठीक है, कभी कभी आप लोगों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी करना पड़ता है टू स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज या चैनल, अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोगों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग सेल्स मैनेजमेंट खत्म कर दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट, उसके बाद पढ़े वेज टू मॉडिफाई चैनल अरेंजमेंट। पूरा का पूरा यूनिट नंबर 5 हमारा खत्म हो गया है और सेल्स मैनेजमेंट दोस्तों खत्म हो गया है। अब मिलते हैं यूट्यूब के वन शॉट में, यूट्यूब के वन शॉट में मिलेंगे सीधा, सेल्स मैनेजमेंट हमारा खत्म। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों अब आपको संजीवनी बूटी पढ़ना है, बस आपने इतना कर लिया, काम खत्म आप लोगों का। संजीवनी बूटी पढ़ लेना है, ई बुक तो हम पढ़ा ही दिए, संजीवनी बूटी पढ़ लीजिए, बस काम खत्म आप लोगों का, ठीक है। अब आपको एग्जामिनेशंस के लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ई कॉमर्स संजीवनी बूटी, सेल्स मैनेजमेंट का संजीवनी बूटी मैराथन खत्म। थैंक यू सो मच। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।